नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की सभ्यता एवं संस्कृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले राजस्थान की सभ्यता एवं संस्कृति, सर्वप्रथम हम 4 मुख्य सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो छोटी सभ्यता है उनके बारे में भी आगे अध्ययन करेंगे। 4 मुख्य सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता सर्वप्रथम होगी, दूसरी आहड़ सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता एवं बेराट सभ्यता। बाकी इसके बाद हम छोटी मोटी सभ्यता भी पढ़ेंगे दोस्तों आगे, लेकिन फिलहाल हम मुख्य 4 सभ्यताओं के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो चलिए कालीबंगा सभ्यता के बारे में बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं कि कालीबंगा सभ्यता के अंदर क्या क्या था। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता हम देख सकते हैं कि प्राक हड़प्पा कालीन और पच हड़प्पा कालीन के समकालीन मानी जाती है यह सभ्यता, और इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता और नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि जो कालीबंगा है घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और घग्गर नदी एवं सरस्वती नदी को सोतर नदी, मृत, नट, लेटी हुई एवं राजस्थान का शोक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो कालीबंगा सभ्यता है सूरतगढ़ हनुमानगढ़ मार्ग पर पीलीबंगा से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और हमने जैसा बताया था कि यह नदी के किनारे स्थित है, तो नदियों से याद है कि ऋग्वेद में 3 नदियों का उल्लेख किया गया है। जी हाँ, केवल 3 नदियों का ही उल्लेख किया गया है। कौन कौन सी नदी है वो दोस्तों देखिए, सरस्वती, दृष्टद्वती और अपाय, इन 3 नदियों का उल्लेख ही केवल ऋग्वेद में किया गया है। सर्वप्रथम जानकारी जो है कालीबंगा की, वो डॉक्टर एल.पी. टेस्सीतोरी ने सन 1887 से 1889 के मध्य दी थी, जो कि इटली के निवासी थे। कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने सन 1951 से 52 के मध्य, सन 1951 से 52 के मध्य की थी। अमलानंद घोष प्रथम खोजकर्ता थे। इन्होंने 24 स्थलों की खोज की थी, 24 स्थलों की खोज की थी। उत्खनन कार्य जो है कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य ब्रजवासी लाल एवं बालकृष्ण थापर यानी बीके थापर ने सन 1961 से 1969 के मध्य किया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्खनन किया गया पुरातात्विक स्थल कालीबंगा ही है। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। कालीबंगा का अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने जो कालीबंगा को है सिंधु घाटी की तीसरी राजधानी कहा है। पहली राजधानी हड़प्पा को बताया गया है, और दूसरी राजधानी मोहनजोदड़ो को बताया गया है। देख सकते हैं आप कि पहली राजधानी हड़प्पा है, दूसरी मोहनजोदड़ो, एवं डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की प्रथम राजधानी तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और तृतीय राजधानी कालीबंगा को बताया गया है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कि उत्खनन कार्य जो कालीबंगा पर है 2 टीलों पर किया गया है। पहला जो टीला है वो छोटा है एवं ऊंचा है, पश्चिम की तरफ स्थित है। जो पश्चिम की तरफ स्थित छोटा एवं ऊंचा टीला है वो दुर्ग क्षेत्र कहलाया। जी हाँ दोस्तों, पहला जो टीला है छोटा एवं ऊंचा है, पश्चिम की तरफ है और दुर्ग क्षेत्र कहलाया है। हम सामान्यतः जानते हैं कि जो ऊंचा क्षेत्र
ऊंचा पहाड़ियों पर दुर्ग हमेशा पहाड़ियों पर स्थित होते हैं, इसलिए ऊंचा जो टीला रहेगा वो दुर्ग क्षेत्र कहलाएगा। बस हमें केवल ये ध्यान रखना है कि वो पश्चिम की तरफ स्थित है। उसके बाद दूसरा जो है बड़ा एवं नीचा है, जो पूरब की तरफ स्थित है, नगर क्षेत्र कहलाया, उसको नगर क्षेत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जो उत्खनन कार्य है वह 5 स्तरों में किया गया था। उत्खनन कालीबंगा सभ्यता पर जो उत्खनन कार्य है वह 5 स्तरों पर किया गया था। देख सकते हैं आप, निचले के जो 2 स्तर हैं, निचले के जो 2 स्तर हैं वो है पूर्व हड़प्पा काल या हड़प्पा कालीन सभ्यता के समय के माने जाते हैं, और ऊपर के जो 3 स्तर हैं वो हड़प्पा कालीन सभ्यता के बारे में हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन या संबंधित माने जाते हैं। दोनों की अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि पूर्व हड़प्पा कालीन एवं हड़प्पा कालीन सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं थी। आगे बढ़ते हैं और जानेंगे हम प्राक हड़प्पा कालीन या पूर्व हड़प्पा कालीन कालीबंगा की विशेषताएं क्या क्या थी। इसका समय देख सकते हैं आप, 2400 ईसा पूर्व बताया जाता है या माना जाता है। इस पर 1.6 मीटर मोटा सांस्कृतिक जमाव माना गया है। जी हाँ, हम कह सकते हैं गहरा खुदाई के समय जो सामग्री प्राप्त हुई है वो हमारी संस्कृति से संबंधित हुआ करती थी, इसीलिए सांस्कृतिक जमाव कहा गया है इसे। आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं हम, जो भवन है वो कच्ची ईंटों से निर्मित माने जाते थे। जी हाँ, प्राक हड़प्पा काल जो कालीबंगा सभ्यता थी उसके अंदर भवन कच्ची ईंटों से माने जाते थे, और कच्ची ईंटों के निर्मित होने के कारण इसे दीनहीन बस्ती भी कहा गया है। ईंटों की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई का अनुपात 3:2:1। केवल हमें अनुपात ही याद रखना है दोस्तों, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो बदल सकती है लेकिन उनका अनुपात एक समान रहता है, इसलिए हमें केवल अनुपात ही याद रखना है। और जो हड़प्पा काल है, बाद में हड़प्पा काल में पक्की ईंटों से भवन निर्मित किए जाने लगे थे। विश्व में सर्वप्रथम जुते हुए खेतों के साक्ष्य, ये भी हमें विशेष ध्यान रखना है। 2017 में क्वेश्चन आ चुका है कि जुते हुए खेतों के प्राचीनतम अवशेष कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। मिश्रित फसल के साक्ष्य भी कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं कि मिश्रित फसल के रूप में यहाँ जौ तथा गेहूं, जी हाँ, मिश्रित फसल के रूप में जौ तथा गेहूं, चना एवं सरसों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। आगे बढ़ते हैं, जो खेती है, खेत जोतने का जो इनका दक्षिण से पूरब की दिशा के अंदर खेत जोतते थे, और जुताई जो है आड़ी तिरछी ग्रिड पैटर्न पर की जाती थी, यानी दक्षिण से पूर्व खेत को जोतकर और उनको ग्रिड पैटर्न पर जोता जाता था। भारत में सबसे प्राचीन सामूहिक तंदूर के अवशेष भी कालीबंगा सभ्यता की पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, या ये कह सकते हैं कि निचले 2 स्तर से प्राप्त हुए हैं। आप देख सकते हैं कि विश्व में आगे बढ़ते हुए विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष, विश्व में सर्वप्रथम लकड़ी की नाली के अवशेष या स्नानागार के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा काल में जो नाली थी वो लकड़ी से बनाई जाती थी, उसके बाद नाली पक्की ईंटों से बनाई जाने लगी थी। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, ध्यान रखना कि लकड़ी के सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिले हैं, और विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है। 2400 ईसा पूर्व प्राकृतिक आपदा के कारण इसका समाप्त हो गई थी ये, या माना जाता है। और विशेष ये ध्यान रखना, कालीबंगा संग्रहालय
कालीबंगा संग्रहालय हनुमानगढ़ में स्थित है, जो कि 1985 से 86 के मध्य स्थापित किया गया था। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं हम हड़प्पा कालीन कालीबंगा की विशेषताओं में। तो हमने पहले भी देख चुके हैं हम कि उत्खनन कार्य कालीबंगा पर 2 टीलों पर किया गया था। उन 2 टीलों में हमने देखा था कि जो छोटा एवं ऊंचा टीला था वो गढ़ी या दुर्ग क्षेत्र कहलाया था, जो पश्चिम में स्थित था, और बड़ा एवं नीचा टीला नगर क्षेत्र कहलाया था, जो कि पूर्व में स्थित था। ये हम पहले भी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि सर्वप्रथम दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। दोहरी रक्षा, तो याद रखिएगा, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। ये देखिए पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको दिखा दिया है मैंने कि जुते हुए खेत के प्राचीनतम अवशेष भी यहां से मिले हैं और दोहरी रक्षा के प्राचीर के साक्ष्य भी यहां से मिले हैं। आगे बढ़ते हैं। सड़कें समकोण पर काटती थी इस समय, और इसीलिए मकानों की जो पद्धति है समकोण पर काटने के कारण जो मकानों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति या चेक्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। ये हम एक तरह से ऊपर से देखने पर यह लगभग ग्रिड पैटर्न पर दिखाई देते हैं। इसी कारण इनकी जो मकानों की जो पद्धति है उसको ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति या चेक्स, जिसे चेक्सफोर्ड का नाम दिया गया है, चेक्सफोर्ड पद्धति कहते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे कि जो मकानों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर गली में खुलते थे। यानी जो सड़क के दरवाजे हैं लगभग सभी सिंधु स्थलों में ऐसा देखा गया है कि जो मकानों के दरवाजे मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलते हैं दोस्तों, उसके मुख्य गली में न खुलकर साइड वाली गली में खुलते हैं। लोथल एकमात्र, या हम कह सकते हैं लोथल एक ऐसी सभ्यता है जिसमें दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे। दरवाजे मिट्टी से निर्मित ईंटों से बनाए थे। यह चबूतरे मिट्टी से की ईंटों से निर्मित जो ईंटें थी उससे बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कि प्राचीनतम नगर के साक्ष्य भी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर फर्श अलंकृत एवं सजावटी ईंटों से निर्मित हुआ करता था, या ऐसा पाया गया है। लोथल के समान, जी हाँ, एक सभ्यता लोथल भी हमने देखा है। लोथल में दरवाजे जो अपवाद पड़ा है हमने, उसी में 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, और उसी के समान कालीबंगा सभ्यता से भी 7 अग्नि वेदिकाएं या हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। इन हवन कुंडों से हड्डियों के अवशेष भी मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बलि प्रथा हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा भी प्राप्त हुई है यहाँ से। मुद्रा पर व्याघ्र यानी चीते के और महिला कुमारी देवी का चित्र पाया गया है। महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित होने की वजह से हम पारिवारिक सत्ता के बारे में भी यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय की पारिवारिक सत्ता मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हुआ करती थी। केवल हम अनुमानित यह कह सकते हैं कि मात्र सत्तात्मक व्यवस्था हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मात्र सत्तात्मक व्यवस्था आपने देख ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के सर्वप्रथम शल्य चिकित्सा के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस समय एक बालकी की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोस्पोलिस के अवशेष भी इसी सभ्यता यानी कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं हम कि और क्या क्या प्राप्त हुआ है। कपड़ों में लिपटा हुआ उस्तरा, कपड़ों में लिपटा हुआ उस्तरा यहां से मिला है। मिट्टी का पैमाना मिला है। हमने पहले भी देख लिया है कि मिश्रित फसल के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं, जौ, चना, सरसों, कपास के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। भारत में सर्वप्रथम, या विश्व में बोल सकते हैं कि विश्व में सर्वप्रथम कपास के अवशेष कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इस समय कपास को सीडन कहा जाता था। अंडाकार कब्र, अंडाकार कब्र या चिरायु कब्र, यानी कि जो इस समय की कब्र हुआ करती थी वह अंडाकार या अंडे के समान हुआ करती थी, इसे चिरायु कब्र भी कहते हैं। स्वास्तिक का चिन्ह, वास्तु दोष को दूर करने के लिए यह स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग किया करते थे। यहाँ इस समय
प्रमुख स्थान राजपुरोहित या पुरोहित का हुआ करता था। विशाल सांडों की जुड़वा पैरों वाली मिट्टी की मूर्ति भी यहाँ से प्राप्त हुई है। वृषभाकृति या काली मिट्टी की है, जो इसे वृषभाकृति भी कहते हैं। कांस्य का दर्पण, मन के व सीपों के आभूषण, हाथी दांत का कंगा, तांबे के पिन इत्यादि भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, जिसके कारण हम इनके श्रृंगार प्रिय भी कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि यहाँ के लोग श्रृंगार प्रिय थे। मंदिर, देवता और मूर्ति के कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। तांबे के बेल, गाय के मुख वाले प्याले, इस तरह की सामग्री भी यहाँ से प्राप्त हुई है, लेकिन मंदिर, देवता और मूर्ति के अवशेष यहाँ से नहीं मिले हैं। आगे बढ़ते हैं लिपि के बारे में। तो लिपि जो है चित्रों के रूप में बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसी कारण इसे सर्पिलाकार या ब्राउस्टोपिडन भी लिपि भी कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो लिपि है यहाँ की भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ लिपि या गौ मूत्राकार लिपि होती है या है। ब्राउस्टोपिडन याद रखिएगा दोस्तों, एक तो ब्राउस्टोपिडन लिपि कहते हैं इस समय की लिपि को, या सर्पिलाकार भी बोल सकते हैं, भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ या गौमुद्रात्मक लिपि कहते हैं। आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पंख फैलाए भुगले की मूर्तियां मेसोपोटामिया के समान बेलनाकार मोहरे भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसकी समाप्ति का कारण दोस्तों अलग अलग मत के कारण कि देखते हैं हम कि प्राकृतिक आपदा के कारण नष्ट हुई है ऐसा माना जाता है, लेकिन डॉक्टर KUR केनेडी ने इसका संक्रामक रोग से समाप्त होना माना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार भूचाल या कच्छ के रण में रेत भरने से इसकी समाप्ति मानी गई है। जी हाँ, भूचाल या कच्छ के रण में रेत भरने से। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और उसमें हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। धन्यवाद।